यस। और सी में इसमें इनफ्लो है। इसमें पूछा है कौन से वाले एंट्री में नीदर इनफ्लो नॉर आउटफ्लो है, तो इसमें नो इनफ्लो नो आउटफ्लो, इसका एंट्री रहेगा पी एंड एल टू गुडविल। कैश कहीं आया नहीं, पहले वाले में कैश का इनफ्लो है, हमें पूछा कौन से वाले में नहीं रहेगा नीदर इनफ्लो नॉर आउटफ्लो। इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर अगेंस्ट परचेस ऑफ फिक्स असेट, फिक्स असेट टू शेयर्स और डिबेंचर, इसमें भी कैश बैंक नहीं है। इशू ऑफ शेयर ऑन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के बदले शेयर्स दे दिया, इसमें भी कैश बैंक नहीं है। नहीं है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसमें भी इनफ्लो आउटफ्लो नहीं नहीं है। है। नहीं है, नहीं है, हमने पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश, बैंक और कैश इक्विवेलेंट, इसमें जो भी मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को हम लोग AS3 के हिसाब से कैश फ्लो नहीं बोलते हैं। हाँ। याद आया क्या? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इसमें भी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है। नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि ये मूवमेंट है बिटवीन कैश बैंक कैश इक्विवेलेंट। चार्जिंग हाँ। डिप्रिसिएशन, ये भी नॉन कैश आइटम है। फाइनल डिविडेंड बस डिक्लेयर किया, पे नहीं किया अभी तक, पे कर दिया रहता तो आउटफ्लो होता। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें भी नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट, इसमें भी नहीं है। बरोबर है। सो बी हाँ से जी। लेके आए तक ये आंसर है, पहले वाले में है, पहले वाले में कैश का इनफ्लो आउटफ्लो है। और यहाँ पे व्हेन फिक्स असेट्स हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 15,000 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5, 15,000 की चीज 5,000 लॉस में बेची, यानी 10,000 का इनफ्लो। व्हेन गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 सोल्ड फॉर 15,000, 15,000 का इनफ्लो। 10,000 की चीज 15 में बेच दिया ना। व्हेन 19,000 रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर एंड अलाउड 1,000 एज अ डिस्काउंट, 19,000 रिसीव्ड खुद नहीं बोल दिया इन्होंने, यानी डेटर से लेने होंगे 20,000, मिले कितने? 19। When discount of rupees 1,000 is received on making a payment to a creditor of 10,000, क्रेडिटर था 10,000 का, 1,000 का डिस्काउंट मिला तो 9,000 दे दिया होगा। 10,000। When issue of shares for 7 lakh against the purchase of business comprising of fixed asset 6 lakh, current asset 2 lakh, took over the current liability of, इसके अंदर में कुछ भी नहीं, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और उसके बाद में वेंडर टू क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल। कैश बैंक है ही नहीं। वेन ओल्ड फर्नीचर राइट ऑफ, कैश बैंक है ही नहीं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू प्रॉफिट, कैश बैंक है ही नहीं, P&L टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस, ऑल सेट। क्या आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई क्या? ये सारे क्वेश्चन समझे क्या? अब आप लोगों को इतना समझ में आया क्या कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के अंदर में कौन कौन से आइटम आते हैं? यस, अरे मुन्ना, राइट। ये समझ में आया अभी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में क्या क्या आते हैं? यस, नो, बोल बेटा। हेलो, 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 हेलो। हाँ हाँ। पक्का समझा? चलो। अच्छा, ठीक है। सो बड़े हम लोग आज का लेक्चर आगे बढ़ाए क्या? अरे यस लिखो। चलो मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ आज का, आ जाओ यार। यस, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, एडवांस अकाउंटिंग न्यू स्कीम। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जहाँ कहीं पे भी आपका CA में कोई भी कोर्स हो, हर जगह के लिए आपको ये टॉपिक काम का है। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्यारा टॉपिक है। सो अच्छे से ध्यान से सुनना। हमने अभी तक कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या पढ़ लिया, मैं एक बार रिवाइज करवाना चाहूँगा दोस्तों। आ जाओ, सो ध्यान से सुनना। हमने, हेलो, अभी हैंग नहीं होगा, अभी एक बार चेक करना तो।
हेलो हेलो, अभी हैंग नहीं होगा बेटा, एक बार चेक करो। ऑल सेट। अब हैंग हो रहा है क्या? नहीं ना? सो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। अभी चेक करना बेटा, अब प्रॉपर है? ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट is a part and parcel of financial statement। किसको बनाना होता है? Specific companies are required to prepare cash flow statement। Not all companies, स्पेसिफिक कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। AS3 के अंदर में इसकी लिस्ट दी है, कौन कौन से कंपनीज को अप्लीकेबल है, किन को अप्लीकेबल नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये फिनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, स्पेसिफाइड कंपनीज को प्रिपेयर करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको आपके बिजनेस की कैश फिनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट बिजनेस के सारे एक्टिविटीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यस और नो? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, प्रिंसिपल, रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज एंड रेसिडुअल एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं आती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, बाय किया, सेल किया, एंड इंसिडेंटल एक्टिविटीज़, इससे रिलेटेड जो है। फाइनेंसिंग में चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, चाहे लोन फंड हो चाहे ओन फंड हो, एंड इंसिडेंटल चेंज मतलब या तो शेयर इशू किया होगा, या तो बायबैक किया होगा, रिडीम किया होगा, लोन लिया होगा, लोन रिपे किया होगा, और इनसे जो इंसिडेंटल ऑक्सिलरी है ना, एसोसिएटेड एक्टिविटी है, वो भी रिस्पेक्टिव एक्टिविटी में आ जाएगी। और जो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में नहीं आती वो रेसिडुअल बची कुची कहाँ पे आ जाएगी? ऑपरेटिंग में। मेरे प्यारे बच्चों, अब सब दिल थाम के बैठिएगा। अब हम लोग एक्चुअल में कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखने जा रहे हैं। अच्छे से ध्यान से सुनना। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करना है, इसके लिए आपको AS3 का गाइडेंस लेना होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके लिए किसका गाइडेंस लेना है? AS3 का। सो लिखो, लिखो मेरे साथ साथ, हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। द आंसर इज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। AS3 कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट दो प्रकार से, दो टाइप्स, दो तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के कितने तरीके हैं? 2। एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरी है इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की कितनी मेथड्स है बेटा? 2, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, बरोबर है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में कैसे प्रिपेयर करते हैं, मैं वन बाय वन एक एक चीज बताता हूँ। अभी ध्यान से सुनना बेटा, सब लोग आ जाओ। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर डायरेक्ट मेथड, एक सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मेट बता रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए। लिखना है बेटा सबने मेरे साथ साथ, लिखा गया? लिखा बेटा? बड़ों में आगे
आ जाओ, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स। अच्छा एक सेकेंड रुको सर, ये लो, रुक गया। आपका हुक्म सर, आँखों पे। आप बोलो और मैं ना रुकूं, ऐसा हो सकता है भला? लिखो जल्दी जल्दी से। डन। जस्ट सेकेंड गाइस, रिफ्रेश कर एक बार उधर से। स्पीड थोड़ी सी कम ज़्यादा हो रही है। ओके डन। आ जाओ, आ जाओ बेटा, डन। चल, अब अच्छे से ध्यान देने बेटे सब लोग। आप सभी ने कैश फ्लो स्टेटमेंट की तीनों एक्टिविटी के बारे में सारी जानकारी ले ली है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसका एक्चुअल में फॉर्मेट हम लोग देखने जाएंगे। बेसिकली दो मेथड है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। एक है बेटा डायरेक्ट मेथड और दूसरी है इनडायरेक्ट मेथड। सॉरी। फिर से सॉरी। आहा। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट मेथड और यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट। रुको पहले एक बार देख लो। इनडायरेक्ट मेथड, डन। अब पहले अच्छे से देखो, सुनो, समझो और जहाँ डाउट आए वहाँ पे पूछो। टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 12-15 नंबर के इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसा समझो 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, बरोबर। दो मेथड है इस तरीके के हिसाब से। सर दोनों में से हमने कौन सी मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है फाइनल एग्जाम में, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कौन सी मेथड यूज़ करना है, बरोबर है। और अगर नहीं दिया है तो आप क्वेश्चन में डेटा चेक करोगे और डेटा देख के आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्ट मेथड है कि इनडायरेक्ट मेथड है। आ जाओ। ध्यान देना। सबसे पहले तो देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने सारी एक्टिविटीज़ को कैसे डिवाइड कर दिया बेटा बताओ तो। 3 पार्ट में, ध्यान से सुना। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज
बच्चों प्लीज ध्यान दो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और लास्ट में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सही बोल रहा हूँ क्या बेटा? इधर ध्यान दे दे, काम की चीज है। और इज इक्वल टू नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पीरियड। कैसे आया? ए प्लस बी प्लस सी। बरोबर? सब साथ में बेटा, ध्यान से सुनना, पहले सुन लो फिर मैं लिखने का समय देता हूँ। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करो बेटा। कैश फ्लो स्टेटमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम लोग अभी ये देखने जा रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट मेथड। आप सभी को एक चीज समझ में आ गई रहेगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट which contains the cash inflows and outflows from all the 3 activities, that is operating, investing and financing during a particular period. So cash flow statement ये एक periodic statement है, एक particular period के लिए बनाते हैं। period में भी a week, a month, a quarter, 6 month और per annum। जनरली हम लोग यहाँ पे इंटर लेवल पे कैश फ्लो स्टेटमेंट एनुअली प्रिपेयर करेंगे, बरोबर है? वैसे आप किसी भी पीरियड का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हो, कोई एक स्टार्ट डेट से लेके एंड डेट तक। हम लोग कौन सी डेट ले रहे हैं? साल की पहले दिन से आखिरी दिन। डन। अब सब लोग अच्छे ध्यान देना। सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आया, आपको समझाने के लिए देखो ध्यान देना। ये लिख लिया सभी ने? ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, और ए बी सी तीनों की टोटल कर दिया तो नेट चेंज आ जाएगा, प्लस और माइनस जो भी रहेगा, फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ए प्लस बी प्लस सी। प्लीज़ ध्यान देना, पहले एक बार देख लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड है, रुको फिर मैं लिखने के लिए अलग से समय देता हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड है, आपको दे दिया है ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड कैश सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, कैश received from trade debtors, cash paid to trade creditors, operating expenses paid, इनकम टैक्स पेड, और रिफंड आए तो प्लस, इनकम टैक्स पेड किया तो माइनस, रिफंड आया प्लस, कैश सेल प्लस परचेज माइनस, पैसा गया ना, परचेज किया पेमेंट कर दिया तो पैसा गया, कैश आउटफ्लो माइनस, कैश रिसीव्ड प्लस कैश पेड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड प्लस, इन सबका मैंने टोटल कर दिया। सो ड्यूरिंग द पीरियड मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपको मिला, आपको समझाने के लिए +100 चलेगा? पहले सुन लो, देख लो, पहले देख लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मशीनरी परचेज,
लैंड परचेज, मशीन सोल्ड, लैंड परचेज पैसे गए, मशीन परचेज पैसे गए, मान लो इसकी वजह से हुआ -20। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नेट फ्लो माइनस है। देख लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेट फ्लो आपको समझाने के लिए -20 है, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ड्यूरिंग द पीरियड पैसा गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का देखो एक बार +100 है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सारा नेट चेंज पैसा आया +100। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इशू ऑफ शेयर्स, पैसा आया प्लस, डिबेंचर्स रिडीम, डिबेंचर्स का पैसा वापस कर दिया, पैसा गया माइनस, लोन रीपे, पैसा गया माइनस, ये आया -10 आपको समझाने के लिए। सो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पैसा गया माइनस, फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेट पैसा गया माइनस। मुझे आप में से कोई तो एक बच्चा बताओ नेट चेंज कितना हुआ ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, बताओ बेटा। मैं एक्सरसाइज कर लेता हूं तब तक, ठीक है। नेट चेंज बताओ, बोलो। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का नेट चेंज। वेरी गुड। एक बच्चे ने बोला सर +100 -20 -10 यानी +70, प्लस बोलना जरूरी है। यानी बिजनेस के अंदर में ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड आपको 70 रिसीव हुआ, इसे कहते हैं नेट चेंज, इसे कहते हैं नेट चेंज। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, 100 प्लस -20 प्लस -100। इसका मतलब मुझे कोई हिंदी भाषा में बताएगा क्या? इसका मतलब क्या है हिंदी भाषा में? ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड आपके पास कैश का इनफ्लो हुआ +70, आपके पास पैसा आया +70, आपके पास पैसा आया +70। ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड आपके पास पैसा आया 70, राइट। टोटल 70 आया आपके पास। ये समझा सभी को? और मान लो इस पीरियड के ओपनिंग में मेरे पास थे कैश बैंक और कैश इक्विवेलेंट +20, ओपनिंग में मेरे पास था +20, तो तुम बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा? नेट चेंज हुआ 70, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था ओपनिंग में पिछले पीरियड का जो क्लोजिंग था, जो इस पीरियड का ओपनिंग बन गया +20। तो देयरफॉर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड आए 70, ओपनिंग पड़ा था 20, तो बताओ मेरे पास पीरियड के एंडिंग में कितना बचेगा? ओपनिंग पड़ा था 20, ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड आए 70, 20 और 70 कितना हो गया बेटा? 90। कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म, डायरेक्ट मेथड। सर हमें कैसे समझेगा हमारा सम सही है कि गलत है? ये जो क्लोजिंग बैलेंस दिया है ना, ये जो क्लोजिंग बैलेंस दिया है ना, ये क्वेश्चन से क्रॉस चेक करना।
क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा, उसके साथ ये मैच होना चाहिए। अगर ये मैच हो गया तो ओ वाह, आपका बिल्कुल सही है। सो एक बार मेरे साथ साथ बताओ बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज इक्वल टू नेट चेंज ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड प्लस ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस प्लस माइनस कैसे भी हो सकता है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस +20 था, हो सकता है आपका ओपनिंग बैलेंस -20 हो तो ये माइनस हो जाएगा, राइट। अब लिख लो, ये थी डायरेक्ट मेथड। लिखो बेटा, लिखो, लिखो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट लिखो बेटा पूरा, जल्दी जल्दी से। ओके, सो बच्चों अब आ जाओ आगे, ध्यान देना सब लोग, प्लीज साथ में रहना। ये अभी अभी हमने कौन सा मेथड देखा रे बेटा, बोलो तो। अभी अभी हमने कौन सा मेथड देखा, डायरेक्ट मेथड। अभी अभी हमने कौन सा मेथड देखा, डायरेक्ट मेथड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की इनडायरेक्ट मेथड। यस, अब अच्छे से ध्यान से सुनना बेटा सब लोग, राइट, सब लोग अच्छे से ध्यान देना बेटा, बरोबर। डायरेक्ट मेथड हमने देख ली। डायरेक्ट मेथड में सारा डेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का रेडीमेड दिया हुआ था। डायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो कुछ डेटा था वो सब रेडीमेड दिया हुआ था। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं कि इतने ही आइटम आएंगे, और भी आइटम आ सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम, ऑर्डनरी आइटम्स आ सकते हैं, बताऊंगा आपको समय समय पे क्वेश्चन के साथ। बस आपको समझाने के लिए मैंने बहुत सिंपल सा और बेसिक सा फॉर्मेट लिख करके दिया अभी डायरेक्ट मेथड का, बराबर है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड से अगर हमने प्रिपेयर किया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सारे आइटम डायरेक्ट डायरेक्ट दे दिए हैं। सर डायरेक्ट डायरेक्ट दे दिए का मतलब क्या है, अरे डायरेक्टली बता दिया कितना कैश आया कितना गया, डायरेक्टली आपको बता दिया कितना कैश आया माल बेच के, कितने कैश का माल खरीदा, डेटर से ट्रेड 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 डेटर से कितना आया, ट्रेड क्रेडिटर्स को कितना पे किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने पे किए, इनकम टैक्स कितना पे किया या कितना रिफंड आया, सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लेकिन वही अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट मेथड की, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का डेटा आपको डायरेक्टली दिया नहीं रहेगा, यू हैव टू फाइंड आउट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अरे बाप रे सर, मतलब फिर से वर्किंग नोट्स काफ़ी सारी, यस सर, एडजस्टमेंट्स काफ़ी सारी, यस। मतलब ये समझ जाओ कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सारा डायरेक्टली दिया है। सर ये तो आप बार बार ऑपरेटिंग की बात कर रहे हो, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का क्या है इनडायरेक्ट मेथड में, ये कॉपी पेस्ट रहेगा सेम। मतलब ऑपरेटिंग बोलो या इन डायरेक्ट मेथड बोलो चाहे इनडायरेक्ट मेथड बोलो, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोनों जगह, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोनों जगह सेम 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 सेम, बस जो भी फर्क है वो फर्क काय में है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ की ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ की सेम नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड की ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो आपको कैलकुलेट करना होगा, डायरेक्ट मेथड के अंदर में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहता है, बाकी इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बिल्कुल सेम है। मैं आपको बताऊं क्या कितना सेम है, तो मैं आपको बताऊं क्या कितना सेम है, ये देखो, ये देखो बेटा कितना सेम है, मैं बताता हूँ आपको कितना सेम है, देखना ज़रा।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग। ये देखो इतना सेम है, कितना सेम है एक बार देख लेना। देख रहे हो कितना सेम है। यानी सारा खेल इनडायरेक्ट मेथड में है। किसका है बेटा? इन्वेस्टिंग सेम है, फाइनेंसिंग सेम है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो डायरेक्ट मेथड में थी वही यहाँ पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो डायरेक्ट मेथड में थी वही यहाँ पे है। ये भी पॉइंट डी भी नेट चेंज वैसे निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी, फिर इसके अंदर ओपनिंग वो भी वैसे ही ऐड करना है। तो क्या मिल जाएगा आपको? क्लोजिंग बैलेंस। कुछ बात समझ में आई क्या? सो ये सब कुछ सेम है आगे का, बी सी डी ई एफ, सिर्फ फर्क कहाँ है मालूम है? पॉइंट ए के बाद का ये बी सी डी ई एफ सब कुछ सेम है, सिर्फ फर्क कहाँ है? फर्क कहाँ है बेटा? सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। सो लिखो, लिख बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मेथड कौन सी है? इनडायरेक्ट मेथड। मेथड कौन सी है? इनडायरेक्ट मेथड। दिख रहा है बेटा सभी को? ऑपरेटिंग एक्टिविटी छोड़ के बाकी सब सेम है, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड इज फॉर ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लिखो, लिखा बेटा सभी ने? फटाफट से लिख लो सब लोग। इतना ही पे इतनी जगह छोड़ दो और आगे का कॉपी पेस्ट कर दो एज इट इज। करो बेटा, डन। लिखा बेटा सभी ने? चल आ जाओ। अब यहाँ पे इतनी जगह छोड़ देना, आधे पेज की जगह छोड़ देना। बता दो इसमें क्या लिखना है। तो सब लोग अब साथ में रहना बेटा अच्छे से आज। अब इनडायरेक्ट मेथड है क्या पहले ये समझ तो लो। डायरेक्ट मेथड तो खैर ठीक है, सारा डेटा क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहेगा। कस्टमर से कितना पैसा आया, क्रेडिटर्स को, ट्रेड क्रेडिटर्स को कितना दिया, कितना कैश में माल बेचा, कितना कैश में माल खरीदा,
कितने ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी सैलरी पे की, वेजेस पे किए, है ना, और कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे किया, कितना इनकम टैक्स पे किया, रिफंड आया, सब रेडीमेड दिया रहेगा। डायरेक्ट मेथड में दिमाग लगाने काम ही नहीं। मैं जितना रबर की तरह लंबा खींच रहा हूँ चीज़ों को, आप भी उतना डीप में सोचो। अगर आप डीप में सोचोगे नहीं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी नहीं आएगा। मैं जितने बार एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, आप भी उतने ही बार उस चीज़ को आपके माइंड में बार बार रिकॉल करो, रिवाइज करो। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ बेटा? इनडायरेक्ट मेथड की। सो इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकालते हैं। अब आपने यहाँ पे आधे पेज की जगह छोड़ी हुई है, राइट? ये आपने आधा पेज या पौना पेज, आधा या पौना पेज, 75% ऑफ द पेज की आपने जगह छोड़ दी होगी। नहीं छोड़ी होगी तो 75% पेज की जगह छोड़ना, उसके आगे BCDEF सब एज इट इज़ लिख देना। अब मैं सिर्फ इतना ही पार्ट जूम कर रहा हूँ, बस ये इतना ही पार्ट जूम कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट मेथड का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बस इतना ही पार्ट मैं जूम कर रहा हूँ। बरोबर है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेथड कौन सी है? इनडायरेक्ट। अब ध्यान से सुनो, मैं बताने जा रहा हूँ, ये बाद में लिखना लास्ट में, पूरे ये इनडायरेक्ट मेथड के फॉर्मेट के नीचे लिखो। अब जो बताने जा रहा हूँ क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर में आपको सारा डेटा डायरेक्टली दिया नहीं रहेगा, आपको प्रॉफिट दिया रहेगा। आपको क्या दिया रहेगा? प्रॉफिट। चल मुन्ना, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, देखते कितने बच्चों का बेसिक्स ऑफ अकाउंट स्ट्रांग है, कितने बच्चों का बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स मजबूत है। ठीक है, सब लोग प्लीज जवाब देना। आप मुझे बताना क्या होने वाला है। मैं आपको जो ट्रांजैक्शन पूछूंगा, यहाँ से आपकी बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स की परीक्षा है। अकाउंटिंग का जो नॉलेज है वो नॉलेज आपका चेक हो जाएगा। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है बेटा, आपने प्लीज सोचना है आंसर मन के मन में। ठीक है, क्या आप लोग तैयार हो? क्या आप लोग तैयार हो? मैं पूछूं? अब हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं अंडर इनडायरेक्ट मेथड, बरोबर है क्या? इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग निकाल रहे हैं बेटा, सब लोग तैयार रहना। आपको प्रश्न में प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, बोलो बेटा। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड, प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड दिया हुआ है। ये है, मान लो आपको समझाने के लिए 1000। बोलो क्या मतलब निकाल सकते हैं इसका? बस इतना ही बोला है कि ड्यूरिंग द पीरियड प्रॉफिट हुआ है 1000 का। बोलो क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है सर कि हमें कैश मिला होगा, हमने प्रॉफिट कमा लिया। मतलब क्या? प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? इनकम, इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम हुआ रहेगा 140 का या 150 का, एक्सपेंस हुए रहेंगे 50 के, तो प्रॉफिट मेरे पास बचा 1500 में से 500, प्रॉफिट बचा 1000। मेरे पास इनकम आई 1500 कैश का इनफ्लो, एक्सपेंस की वजह से कैश का आउटफ्लो हो गया 500, नेट कैश बची, और यही कैश क्या है? मेरा प्रॉफिट। तो अगर आपको बस इतना ही बोला है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड 1000 है, तो बता मेरे बच्चे इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि मेरे पास 1000 कैश है। क्या मतलब है इसका? मेरे पास 1000 कैश है। मैंने आपको बोला कि बच्चों मेरा पिछले साल का अगर मैं बताऊं P&L के हिसाब से, तो पिछले साल P&L के हिसाब से मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है। इसका मतलब आप क्या अज्यूम करोगे कि सर के पास 2 करोड़ रुपए की कैश है। अरे मैं जो बोल रहा हूँ सही है गलत है? मुन्ना प्लीज ध्यान देना। मैंने अगर आपको बोला कि बच्चों 2 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है बेटा, तो सही बोल रहा हूँ ना? मैंने बोला अगर मुझे 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब बच्चे बोलेंगे सर पार्टी, आपके पास 2 करोड़ की कैश है। मैंने बोला मेरा 1 करोड़ का प्रॉफिट है, तो आप क्या बोलोगे? सर पार्टी, आपके पास 1 करोड़ की कैश है। बस इतनी इंफॉर्मेशन दी और कुछ नहीं दिया है, बस इतना बोला है प्रॉफिट 1000। इसका मतलब क्या है? 1000 मेरे पास कैश भी पड़ी है। प्रॉफिट कैसे आता है? इनकम माइनस एक्सपेंस। प्रॉफिट कैसे आता है? इनकम माइनस एक्सपेंस। अरे यस और नो? देखो यार कोई बोल भी नहीं रहा कुछ, सिर्फ इतना, जैसे सानिया ने बोल दिया,
सर लास्ट ईयर मुझे 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब क्या है, 6 लाख रुपए की कैश है उसके पास। बस इतनी इंफॉर्मेशन दी है। प्लीज कोई भी बच्चा ये मत सोचना सर माल उधारी में बेचा होगा तो, सर एक्सपेंस का पेमेंट करना बाकी है तो। मैंने अभी कुछ बाकी और इंफॉर्मेशन दिया, मैंने बस इतना बोला प्रॉफिट है 1000 का, इसका मतलब क्या है, मेरे पास कैश कितनी है 1000। अरे यस और नो, क्लियर? एक बच्चे का जवाब आ गया, बाकी बच्चे ये समझ में आ रहा है कि जो मैंने बोला? डन, वेरी गुड, डन। अब आपको मैं और एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ये जो प्रॉफिट आया, अब मैंने आपको अगली इंफॉर्मेशन दिया। पहले बस इतना सा वाक्य लिखा था कि मेरे पास ड्यूरिंग द पीरियड प्रॉफिट हुआ 1000। अब क्वेश्चन में, प्रश्न में एक और सेंटेंस लिखा हुआ है कि अबव प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड आफ्टर कंसिडरिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ 200। बोलो क्या लिखा है, ये प्रॉफिट निकाला डिप्रिसिएशन कंसिडर करने के बाद 200 का, 200 का डिप्रिसिएशन कंसिडर करने के बाद का प्रॉफिट है। अब बताओ मेरे पास कैश कितनी है, देखते हैं किसमें कितना है दम तो भक्त बाजीराव सिंघम। ऐसा एक सेंटेंस लिखा है कि ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट डेप्रिसिएशन कंसिडर करने के बाद आया। अब बताओ मेरे पास कैश कितनी है, ये जो प्रॉफिट है 200 का डेप्रिसिएशन कंसिडर करने के बाद आया। अब बताओ कैश कितनी है। ये देखो P&L अकाउंट, मान लो ये 1500 का ग्रॉस प्रॉफिट है, सैलरी दिया आपको समझाने के लिए 200, डेप्रिसिएशन है, सैलरी दिया 300, डेप्रिसिएशन है 200, प्रॉफिट कितना आया 1000। ये 1000 रुपए का प्रॉफिट कब आया, आफ्टर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ये खर्चा कंसिडर करने के बाद वाला प्रॉफिट है। अभी तक सिर्फ इतना दिया था प्रॉफिट 1000 है, उसके बाद एक और सेंटेंस दे दिया कि ये 1000 का प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन है। अब बताओ मेरे पास कैश कितनी है। डेफिनेटली मेरे पास कैश कितनी रहेगी मालूम है, ग्रॉस प्रॉफिट 1500 बरोबर है, ये कैश में आया होगा, सैलरी पे कर दिया होगा कैश में, 1500 माइनस 300 1200, डिप्रिसिएशन पे किया होगा क्या कैश में, नो, डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। सो डिप्रिसिएशन ने प्रॉफिट को तो कम कर दिया, लेकिन डिप्रिसिएशन कैश को कम नहीं कर सकता, इतनी औकात नहीं है डिप्रिसिएशन की। सो बिल्कुल सही जवाब दिया मेरे प्यारे बच्चों। अगर ऐसा लिखा है ये जो प्रॉफिट है आफ्टर कंसिडरिंग डिप्रिसिएशन है, तो बताओ मेरे पास कैश कितनी है 1200। अगर ऐसा लिखा है कि दिस प्रॉफिट वाज कैलकुलेटेड आफ्टर कंसिडरिंग डिप्रिसिएशन ऑफ 200, तो आपने बोला सर अब आपके पास कैश 1000 नहीं है 1200 है, क्योंकि डिप्रिसिएशन ने, मुन्ना इधर ध्यान दे, डिप्रिसिएशन ने प्रॉफिट को तो कम कर दिया, डिप्रिसिएशन ने P&L के प्रॉफिट को तो कम कर दिया, डिप्रिसिएशन ने P&L के प्रॉफिट को तो कम कर दिया, बट कैश को कम नहीं कर पाया। कैश यही खड़ी है, प्रॉफिट ये यहां पे है। बोलो आप अभी कहां पे हो, P&L के प्रॉफिट पे, पहुंचना कहां है, कैश पे। जहां पहुंचना इसको फिक्स करो, ऐड करो, बोलो डिप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। सो ऐड बैक, ऐड बैक, ऐड बैक, ऐड बैक, डिप्रिसिएशन 200। बताओ मेरे पास कितना हो गया कैश 1200। वेरी गुड। अरे कुछ बात समझ में आई क्या? टू फाइंड आउट द कैश फ्लो विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट, रिवर्स कैलकुलेशन करके आपको कैश फ्लो निकालना होगा। रिवर्स कैलकुलेशन करके, डायरेक्टली दिया नहीं रहेगा, ये है इनडायरेक्ट मेथड। और इतना ही नहीं, चलो अब एक और सवाल पूछता हूं। आपको ये भी एक चीज दी है कि ये जो प्रॉफिट आया
ये जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। ये प्रॉफिट कैसे आया? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट प्रोवाइड करने के बाद आया। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट थे 300। अब बोलो मेरे पास कैश कितनी है? अब बोलो मेरे पास कैश कितनी है बेटा? फटाफट से जवाब दो। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, यही सबसे काम की चीज है पूरे टॉपिक में। ये समझ में आ गया तो टॉपिक समझ में आ गया। वेरी गुड मेरे बच्चे। एड बैक आरडीडी प्रोवाइड करने के बाद आया 1000। आरडीडी ने प्रॉफिट को तो कम कर दिया, P&L वाले, लेकिन कैश को कम नहीं कर पाए क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है, डिप्रिसिएशन की तरह। सो आप अभी P&L वाले प्रॉफिट पे हो, पहुंचना है कैश पे, जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो, ऐड बैक करो। आरडीडी भी ऐड बैक कर दिया। ओ हो, बड़े प्यारे बच्चे, बिल्कुल सही जवाब। आपको एक और बात बोलूं, ये जो प्रॉफिट आया, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, हम लोग क्या निकाल रहे हैं बाय द वे? हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हम लोग ये निकाल रहे बेटा। हाँ, हम लोग क्या निकाल रहे हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सब लोग प्लीज ध्यान देना, हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल रहे बेटा, तो सब लोग प्लीज ध्यान देना। बरोबर। आपको एक और इंफॉर्मेशन दी है, ये जो प्रॉफिट आया 1000 का, ये प्रॉफिट आया आफ्टर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अब बोलो मैं क्या करूं? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट था 100, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट था 100, ये प्रॉफिट आया आफ्टर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कंसिडर कर लिया, 1000 का जो प्रॉफिट आया वो आया आफ्टर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। बोलो क्या करूं? एक एसेट थी मेरे पास, आपको समझाने के लिए, मेरे पास एक एसेट थी प्लांट एंड मशीनरी, जिसकी बुक वैल्यू थी 500, और वो एसेट मैंने बेच दिया 400 में। बोलो एंट्री क्या रहेगी? कैश अकाउंट डेबिट 400, P&L अकाउंट डेबिट 100 टू एसेट अकाउंट 500। तो ये जो प्रॉफिट आया कब आया? P&L अकाउंट डेबिट हुआ 100 से, P&L अकाउंट डेबिट हुआ 100 से, उसके बाद आए ना। ये लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, P&L में डेबिट होने के बाद 1000 आया। अब तुम बताओ इसका कैश फ्लो पे क्या इम्पैक्ट होगा? तुम बताओ इसका कैश फ्लो पे क्या इम्पैक्ट होगा? तुम बताओ इसका कैश फ्लो पे क्या इम्पैक्ट होगा? बोल मुन्ना। ये लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट की वजह से आपका प्रॉफिट तो कम हो गया। देखो P&L डेबिट हुआ मतलब प्रॉफिट कम हो गया, आपका प्रॉफिट तो कम हो गया, लेकिन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट की इतनी औकात नहीं है कि वो आपके कैश को कम कर सके। कैश कम हुआ क्या उसकी वजह से? नो। कैश कम हुआ क्या उसकी वजह से? नो। सो कैश कम नहीं हुआ, कैश यहीं खड़ा है, लेकिन प्रॉफिट कम हो गया। आप कहां पे हो बेटा? आपका स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट है, पहुंचना कहां है? कैश पे। फिक्स करो, ऐड करो। वेरी गुड मेरे बच्चे, वेरी गुड। मैं एग्जाम्पल्स ले रहा हूं बहुत सारे। अब कोई बच्चा यहां पे बोलेगा सर कैश बढ़ी, इसका भी इफेक्ट दो ना। कोई बच्चा सोच रहा होगा सर असेट बेची, कैश बढ़ी, इसका भी इफेक्ट दो ना। कैश इंक्रीज हुई है ना 400 से, इसका इफेक्ट दो ना। अरे भैया भूल गए क्या? हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख रहे हैं, और असेट बेच के जो कैश इंक्रीज हुआ वो ऑपरेटिंग में आता है क्या? ये कैश 400 कहां जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ एसेट 400 रुपए प्लस, ये 400 ऑपरेटिंग में आएगी क्या? नो। ये कहां आएगी? इन्वेस्टिंग में।
नहीं तो और बच्चे सोचना शुरू कर देंगे सर वो 400 का क्या इन्वेस्टिंग में जाएगा, हम लोग अभी ऑपरेटिंग देख रहे हैं। अरे ये समझ में आया क्या सभी को? ब्रह्मांड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इनडायरेक्ट मेथड, उसमें भी ऑपरेटिंग। बस ये इतना समझ में आ गया तो पूरा टॉपिक ही खत्म हो गया, समझ लो। इतना समझ में आ गया तो पूरा टॉपिक ही खत्म हो गया, समझ लो। समझा सभी को? वेरी गुड, यस सर, हाँ सर, यस सर, हाँ सर, वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर। चले क्या आगे? डन। ओके, पक्का कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, ये जो प्रॉफिट आया, एक और एडजस्टमेंट दे रहा हूं, ये जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट आया आफ्टर राइटिंग ऑफ एसेट्स और एनी एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। असेट्स को या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, एसेट में फॉर एग्जांपल गुडविल, ये गुडविल वगैरह राइट ऑफ करने के बाद आया, बरोबर है क्या? 50 रुपये का हमने गुडविल राइट ऑफ कर दिया या 50 रुपये का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राइट ऑफ किया। राइट ऑफ की एंट्री क्या रहती है? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू गुडविल या असेट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राइट ऑफ किया होगा। बोलो बेटा क्या करूं अब मैं? बोलो। ये प्रॉफिट कब आया? हमने गुडविल या असेट या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राइट ऑफ किया। सो राइट ऑफ की वजह से प्रॉफिट डेबिट हो गया यानी कम हो गया। सो प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन इस एंट्री की वजह से कहीं कैश कम हुई है क्या? नो, कैश कम नहीं हुआ, प्रॉफिट कम हो गया। मुझे क्या कहाँ पहुंचना है? कैश पे। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? प्रॉफिट। पहुंचना कहाँ है? कैश पे। जहां पहुंचना है उसको फिक्स करो, ऐड करो। अरे कुछ समझ में आया क्या रे सभी को? राइटिंग ऑफ गुडविल और एसेट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोल रहा हूं मैं? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद ये जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट आया आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये प्रॉफिट कब आया बेटा? आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना था? 50। टैक्स प्रोविजन क्रिएट करने के बाद का प्रॉफिट है। बोलो टैक्स प्रोविजन का एंट्री कैसे क्रिएट करते हैं? टैक्स प्रोविजन का एंट्री क्या रहता? बता रहे बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। ऑल सेट? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। डन। चलो आगे, चलो बताओ बेटा। सो ये टैक्स प्रोविजन ने भी प्रॉफिट को तो कम कर दिया, लेकिन कैश को कम नहीं कर सके। हम अभी प्रॉफिट पे, हमें कैश पे पहुंचना है। ऐड करो, ये प्रॉफिट को तो कम कर दिया था ना, हमें तो कैश चाहिए। ऐड बैक प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स प्रोविजन। अरे कुछ समझ में आ रही क्या बात सभी को? मेरे प्यारे बच्चों, सेमी यस और नो? बरोबर।
प्रोविजन फॉर टैक्स की तरह ही प्रोविजन फॉर कोई एक्सपेंसेस भी रहा तो वो भी ऐड कर देना। जो भी रहेगा फिगर। कुछ बात समझ में आ रही है? मान लो प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस है 100। वेरी गुड, यस यस यस। ये जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट आया आफ्टर, ये जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट आया आफ्टर प्रपोज डिविडेंड। देखो बेटा ध्यान देना, आ जाओ सब लोग। ये प्रॉफिट आया आफ्टर प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड कितना है आपको समझाने के लिए 100। बोलो प्रपोज डिविडेंड की एंट्री क्या है? प्रॉफिट से निकालेंगे ना डिविडेंड, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू। प्रपोज है समझ लो, या डिक्लेयर भी हो गया, डिक्लेयर भी हो गया। प्रपोज और डिक्लेयर वन एंड सेम। सो टू डिविडेंड पेएबल। डिविडेंड अभी तक पे नहीं किया, पेएबल है, पेएबल है, पेएबल। तो तुम बताओ क्या करेंगे अब? प्रपोज डिविडेंड या डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो गया, प्रॉफिट तो कम हो गया लेकिन कैश कम नहीं हुई। बोलो बेटा, प्रॉफिट तो कम हो गया, कम हो गया, रिवर्स करो, कैश पे पहुंचना है तो। वेरी गुड, अति होशियार। अब देखो एक बच्ची को एकदम पूरा यस लिखती भी नहीं है, बट डायरेक्ट प्लस, प्लस का साइन पाठवले, आठवले। डन। अरे बड़ू के आगे। वेरी गुड, ऐड। और कुछ बता दो, ध्यान से सुनना। ये बाय द वे सारे आइटम कौन से थे रे? ये सारे आइटम कौन से थे रे जितने भी मैंने लिखे अभी? ये सारे आइटम कौन से थे? ये सारे नॉन कैश आइटम थे, जिन्होंने प्रॉफिट को प्लस माइनस तो किया, जिनका प्रॉफिट पे इंपैक्ट तो हुआ लेकिन इनका कैश पे इंपैक्ट नहीं हुआ। इसीलिए मैंने नॉन कैश आइटम को रिवर्स किया मेरे प्यारे बच्चों। नॉन कैश आइटम को रिवर्स क्यों किया? क्योंकि मुझे कैश पे पहुंचना था, इसीलिए मैंने नॉन कैश आइटम को रिवर्स किया। वो नॉन कैश आइटम, वो नॉन कैश आइटम, वो नॉन कैश आइटम जिनका इफेक्ट इस प्रॉफिट में हुआ है। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट की मदद से मैं कैश पे पहुंच रहा हूं, और वो भी कैश कौन सी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाली कैश। वो भी कैश कौन सी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाली कैश। यस और नो? सब लोग साथ में। ये सारे नॉन कैश आइटम है बेटा। किसी बच्चे को कोई भी पॉइंट में डाउट है तो प्लीज मुझे एक बार पूछो। अभी ध्यान से सुनना, बढ़ो आगे। पक्की बात? ऑल सेट, ऑल सेट, डन। चलो देखो नेक्स्ट आइटम। अभी ध्यान से सुनो बेटा सब लोग अच्छे से। ये जो प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट कब हुआ? आफ्टर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। और प्रॉफिट हुआ था 200 का। बोलो क्या करूं मैं? ये प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। एग्जांपल भी बता देता हूं। एक असेट थी प्लांट एंड मशीनरी, जिसकी बुक वैल्यू थी 500, और जिसको मैंने सेल किया 700 में। बोलो एंट्री क्या रहेगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 700, टू मशीन 500, टू पी एंड एल अकाउंट 200। सो ये देखो पी एंड एल क्रेडिट हो गया।
सो ये जो पी एंड एल है, ये जो प्रॉफिट है जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने लिया है फर्स्ट पॉइंट ए के अंदर में, वो प्रॉफिट कब आया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट के थ्रू। अब बताओ ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट का मैं क्या करूंगा? एक बच्ची ने बोला सर इस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट को आप लेस करेंगे। क्यों रे मुन्ना? ये प्रॉफिट तो मुझे कैश में हुआ, एक्चुअल में ये 700 में 200 प्रॉफिट है, कैश मिला ना मुझे, एक्चुअल में कैश मिली ना, और मुझे कैश फ्लो ही तो चाहिए, मुझे कैश फ्लो ही तो चाहिए। कैश आया, कैश आया तो बढ़ना चाहिए। देखो कैश भी बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ा, कैश भी बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ा, तो लेस क्यों करेंगे? मेरा सवाल है, मैंने कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा अभी तक, मेरा सवाल है ऐसा, लेस क्यों करेंगे सानिया? मुझे तो एक्चुअल में कैश मिला है ना। तेरा जवाब सही है सानिया, तेरा जवाब बिल्कुल सही है कि सर हम लोग इसको लेस करेंगे। ये ले, प्रॉफिट ऑन, भले ही कैश में मिला होगा फिर भी हम लोग इसको लेस करेंगे। तेरा जवाब सही है, ये नॉन कैश नहीं है, ये नॉन कैश आइटम नहीं है, फिर भी हम लोग इसको लेस करेंगे। तेरा जवाब सही है, लेकिन मुझे लॉजिक चाहिए। लॉजिक सुन लो जरा सब लोग अब। अरे भैया पर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है ना, तो क्या हुआ? कैश में मिल गया। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना भैया। और तुम लोगों को अभी क्या ढूंढ रहे हो? तुम अभी क्या ढूंढ रहे हो? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तुम्हें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी चाहिए, और ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट हुआ ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ये इन्वेस्टिंग आइटम है, इन्वेस्टिंग आइटम है, इसीलिए मैं ऑपरेटिंग से इसे रिवर्स करूंगा, रिवर्स करूंगा। तो क्या हुआ? भले ही कैश में मिला होगा, मिलने दो, हमें तो ऑपरेटिंग चाहिए। हाँ, हमें क्या चाहिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो। तो क्या हुआ? कैश मिला होगा, मिलने दो, बट ये नॉन ऑपरेटिंग है, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इसीलिए रिवर्स करो, इसीलिए रिवर्स करो। प्रॉफिट में ऐड हुआ था, मैंने रिवर्स किया, लेस कर दिया। ऊपर के नॉन कैश आइटम थे, नीचे जो ब्लू कलर, नीले कलर के पेन से लिख रहा हूं, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। नॉन कैश आइटम तो रिवर्स होकर ही रहेंगे क्योंकि वो नॉन कैश है, लेकिन मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो चाहिए। उसमें अगर प्रॉफिट में कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम घुसा पड़ा होगा तो उसे मैं निकाल के बाहर फेंक दूंगा, यानी रिवर्स करूंगा। पहले अगर ऐड हुआ होगा तो मैं रिवर्स यानी लेस करूंगा, पहले अगर लेस हुआ रहेगा तो मैं रिवर्स यानी ऐड करूंगा। क्या बोलते भाई लोग, समझ में आया क्या? अरे यस और नो? हाँ बेटा, एक बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा, सर ये फिर इन्वेस्टिंग में आएगा, पूरा का पूरा 700 इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। मशीन बेच के जो भी पैसा आया, प्रॉफिट बोलो या मशीन की कीमत बोलो, जो कुछ आया पूरा 700 इंक्लूडिंग दैट 200 इन्वेस्टिंग में आएगा। बट मैं अभी इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं क्या? मैं ऑपरेटिंग की बात कर रहा हूं। आपका जवाब सही है, वो इन्वेस्टिंग में जाएगा। बट हमने जो प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट लिया, 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 इस प्रॉफिट के अंदर में वो 200 का प्रॉफिट ऑन सेल घुसा पड़ा है ना, इसमें एडेड है ना। अब मुझे कैश पे पहुंचना है, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, ये तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इसलिए रिवर्स करो। तो मैंने लेस कर दिया, इसीलिए मैंने लेस किया। ये देखो, ये 200 लेस किया। अब समझ में आया क्या रे सभी को? प्लीज़ मुझे दिल से एक बार हाँ या ना बोलना। बहुत सारे इंटर के बच्चे इस टॉपिक को ऑप्शन में छोड़ देते, नहीं करते। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत टफ है। काय का टफ है? बेसिक्स ऑफ अकाउंट है ये। कुछ बात समझ में आई क्या? कौन सा अकाउंट से बताओ? बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑल सेट? सब लोग साथ में हैं? पक्की बात? वेरी गुड। डन?
चलो आगे, चल सब लोग साथ में लेना, हाँ हाँ हाँ, तो इतने प्यार से लिखते हैं सब लोग। चलो आगे, एक और अभी चेक करते हैं आपको समझ में आए कि नहीं आए। हाँ, ये भी मिटा देता हूँ। ये जो भी मैं मिटा रहा हूँ लिख लिख के साइड में एग्जाम्पल, आप बाद में वीडियो पॉज करके लिख लेना बेटा वापस। ये जो प्रॉफिट आया ऊपर का स्टार्टिंग पॉइंट जो है, ये प्रॉफिट कब आया मालूम है क्या? ये प्रॉफिट आया आफ्टर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ये प्रॉफिट कब आया? आफ्टर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट एक्चुअल में मिला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, RECEIVED। सौ का बोलो, मैं क्या करूं इस 100 को? इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, तीनों की टोटल 100 है, या ऐसा समझो तीनों की टोटल 10 10 10 है, तीनों का मिलके 30। इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, बोलो क्या करो? भले ही आपको ये इंटरेस्ट, रेंट और डिविडेंड कैश में मिला होगा, बट फिर भी हम लोग रिवर्स करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये तीनों भी नॉन ऑपरेटिंग यानी इन्वेस्टिंग है। वेरी गुड सानो, अति सुंदर, बहुत बढ़िया। ये तीनों भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। नॉन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग मतलब ये ऑपरेटिंग है क्या? नो, जो ऑपरेटिंग नहीं है उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है तीनों, इसीलिए इनका इफेक्ट इस प्रॉफिट से निकाल के फेंको, रिवर्स करो। पहले क्या हुआ रहेगा? ऐड ऐड ऐड, अब क्या करेंगे? लेस लेस लेस। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है, इंटरेस्ट अगर, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, ड्यू भी हुआ रहेगा तो भी रिवर्स कर देंगे। इंटरेस्ट ड्यू भी हुआ है और प्रॉफिट अगर बढ़ा हुआ है तो भी रिवर्स कर देंगे। सर इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ तब भी? अरे इंटरेस्ट ड्यू भी हो गया, प्रॉफिट तो हमने बढ़ा दिया होगा ना, नॉन कैश आइटम बोल के रिवर्स कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव हो चाहे इंटरेस्ट ड्यू हो, इंटरेस्ट अगर रिसीव हो गया रहेगा तो कैश टू P&L लिखा होगा, ड्यू अगर हुआ रहेगा तो डेटर अकाउंट डेबिट टू P&L लिखा होगा। दोनों केस में टू P&L लिखा है ने प्रॉफिट को बढ़ा दिया, नहीं बढ़ाना चाहिए था, कम करो। रिवर्स करो, रिवर्स करो, रिवर्स करो, अति उत्तम। ओहो, एक बच्ची की फॉरवर्ड सोच से मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। अब आपकी थॉट प्रोसेस मेरे साथ मैच हो रही है मेरे बच्चे। एक बच्ची ने बोला सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाले आइटम भी रिवर्स होंगे ना फिर तो? ऐसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाले आइटम जिनका इफेक्ट प्रॉफिट में आया हुआ है वो भी रिवर्स होंगे। जैसे डिविडेंड पेड, ऐसा लिखा है कि ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट कब आया? डिविडेंड पे करने के बाद। ये प्रॉफिट कब आया? डिविडेंड पे करने के बाद। डिविडेंड पे किया, भले कैश में दिया होगा बट फिर भी यहां पे रिवर्स होगा। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंसिंग आइटम है। और हम लोग निकाल रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी और स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट में जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम घुसे पड़े हैं, इस प्रॉफिट में जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम घुसे पड़े हैं, उन सारे नॉन ऑपरेटिंग आइटम को क्या करो? रिवर्स करो। सो डिविडेंड पेड, डिविडेंड पे किया मतलब प्रॉफिट से कम किया होगा। अब रिवर्स करना है तो क्या करेंगे? ऐड। समझ में आया क्या मुन्ना? अरे कुछ बात आई क्या समझ में? आया ध्यान में?
मान लो अंडर राइटर्स का कमीशन दिया है, अंडर राइटर्स कमीशन पेड, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, 20 पे किया, रिवर्स करो, कमीशन पे किया माइनस किया होगा प्रॉफिट से, ऐड बैक करो, अंडर राइटर्स कमीशन पेड, कुछ बात समझ में आ रही क्या रे? हाँ, सबको समझ में आ रही बेटा? एक ही बच्ची ने हाँ लिखा। ओके, ग्रेट, आ जाओ। सो ये सारे नॉन कैश आइटम थे, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम थे। मैंने सब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का इफेक्ट रिवर्स कर दिया। अभी भी मेरे पास नेट कैश फ्लो नहीं आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, अभी मेरे पास क्या आया देखो जरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी भी इसमें वर्किंग कैपिटल के चेंजेस एडलेस करना बाकी है। क्या होते हैं मैं बताता हूं। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये ऊपर का सब एडलिस्ट करो, 1000, 200, 300, 500, 600, 700, 800, 900, 1900, -200, 1700, 1700 1700 प्लस 1750 -30, 1720, ऊपर के सब प्लस माइनस करके मैंने नीचे नेट इफेक्ट दिखा दिया। अब ध्यान से सुनना, नाउ एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस का एडजस्टमेंट कर रहे हैं अब हम लोग। ध्यान से सुनना, तुम बताओ बेटा, करंट असेट बढ़ी है, करंट असेट इंक्रीज हुई है ड्यूरिंग द पीरियड, तो बोलो उसका क्या इम्पैक्ट होगा कैश फ्लो के ऊपर में? वेरी गुड, एक बच्ची बोल रही सर मैं भी लिख रही थी इसलिए टाइप नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आ जाओ अभी लिखो। बोलो करंट असेट इंक्रीज हो गई, करंट असेट इंक्रीज हो गई, फॉर एग्जांपल स्टॉक खरीदा या डेटर्स को पैसे उधार दिए। बोलो करंट असेट इंक्रीज हुआ तो कैश बढ़ता है या कम होता है? कैश कम होगा। करंट असेट अगर डिक्रीज हुआ है तो, करंट असेट डिक्रीज यानी स्टॉक कम हो गया, स्टॉक कम हो गया मतलब शायद बेच दिया होगा। डेटर कम हो गया यानी शायद पैसे वापस कर दिए होंगे उन्होंने। करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई यानी हमने पैसे उधार लिए होंगे किसी से, प्लस हो गई कैश। करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई तो कैश शायद कम हो गई, हमने पैसे वापस कर दिए होंगे। अब आया आपका ये सब प्लस माइनस करने के बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अरे सेमी यस और नो? चलो आगे, ऑल सेट। अब इसमें से इनकम टैक्स पे किया होगा या रिफंड आया होगा? रिफंड आया तो प्लस, पे किया तो माइनस, बरोबर है क्या?
ये आ गया, लिखो बेटा कैश, लिखो लिखो मेरे साथ साथ, जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, देखो ऊपर वाला हेडिंग लिखना है, बट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एड लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स यानी आग लग गई, कैश जल गई, कैश कम हो गई, आग लग गई, असेट जल गई, असेट जल गई, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम दे दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो ऑर्डिनरीली रिपीट नहीं होते या बिजनेस के ऑर्डिनरी एक्टिविटी से थोड़े हटके है, थोड़े जुदा है, जैसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, जैसे लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, यस और नो? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। डैन टैडैन, ये आया मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यस बेटा बोल सकते हैं सानू। कितना छोटा था देखो, यानी डायरेक्ट मेथड का पूरा फॉर्मेट एक साइड में और इनडायरेक्ट मेथड की सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक साइड में। भाई साहब लिख लो अब, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बाप रे कितनी लंबी रेलगाड़ी होगी रे। नहीं कुछ बात समझ में आई क्या सभी को? सर इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिख दो ना। हाँ मैंने एग्जाम्पल बहुत सारे लिखे इसलिए लंबा हो गया, चाहिए तो मैं शॉर्टकट में लिख के दे सकता हूँ अगर आप बोलते होंगे तो, इफ यू विश। देखो मेरे को कोई शौक नहीं है शॉर्टकट में लिख के देने का, लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं जरूर लिख के दूंगा। ओके हाँ सर, हुआ सर। बाकी इसके नीचे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बिल्कुल सेम रहेगा। ये पहला हो गया ना ऑपरेटिंग, ए हो गया। अब इसके नीचे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो सेम रहेगा जैसे डायरेक्ट में देखा। उसके बाद डी नेट चेंज प्लस ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक बच्चों को ऐसा लगता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें एडजस्टमेंट बहुत सारी है। पूरे टॉपिक में जितनी भी एडजस्टमेंट आ सकती थी वो सारी एडजस्टमेंट मैंने आपसे ही कहलवाई, आपसे ही कहलवाई है बेटा सारी एडजस्टमेंट। नहीं सर समझ रहा है ऐसे ही, वेरी गुड। ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। बस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड का देखो, चलो मैं इसको शॉर्टकट में लिख करके दे देता हूँ। लिखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी
मेथड कौन सी है? इनडायरेक्ट मेथड। लिखो। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ट्रेड, then adjustment of non-cash item, then adjustment of non-operating items, बराबर है, प्लस माइनस जो भी होगा, इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस प्लस माइनस वर्किंग कैपिटल चेंजेस। करंट असेट बढ़ रहा है, करंट असेट कम हो रहा है, करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है, करंट लायबिलिटी कम हो रहा है। करंट असेट बढ़ा, कैश कम होगी, करंट असेट कम हुआ, कैश बढ़ेगी। करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है, कैश बढ़ेगी। करंट लायबिलिटी कम, कैश कम, क्योंकि पेमेंट किया होगा किसी का, बराबर। इज इक्वल टू कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा, ये फॉर्मेट देख के गुस्सा मत करना, ये फॉर्मेट मैंने नहीं बनाया, ये फॉर्मेट बनाया AS3 ने। ये फॉर्मेट किसने बनाया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 ने। ये फॉर्मेट मेरा बनाया हुआ नहीं है। हाँ, फॉर्मेट समझाना मेरी जिम्मेदारी है। प्लस माइनस इनकम टैक्स रिफंड और पेड, प्लस माइनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इज इक्वल टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लिख लो। इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखा बेटा? लिखो फटाफट से, जल्दी जल्दी से लिखो बेटा।
लिखा रे मुन्ना, ऑल सेट, डन सा, डन सा। समझ में आया क्या कैसे कर रहे तो? पर क्या बोलते भाई लोग? ऑल सेट, इजी पीजी एकदम। डन, चलो ठीक है, आज आगे बढ़ते। दिल का आलम मैं क्या बताऊँ तुम्हें। ये लो सवाल नंबर 1। फॉर्मेट ध्यान रखना बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में हम लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट में से नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को रिवर्स कर दिया, उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाले आइटम को रिवर्स किया, है ना, उसका सॉरी रिवर्स नहीं, उसका इफेक्ट दिया, फिर इनकम टैक्स पेड और रिफंड, और लास्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स, इनको एडलिस्ट किया, तो आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बता मुन्ना, सब लोग एकदम फटाफट से जवाब दो बेटा, सारे बच्चे आ जाओ। इंटेलिजेंट लिमिटेड, आजर बेटा जवाब दे। इंटेलिजेंट लिमिटेड अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी, नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, हैज द फॉलोइंग एंट्रीज इन इट्स बैंक अकाउंट, इट हैज सॉट योर एडवाइस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द सेम फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए आप ये सारे आइटम के लिए कैसे ट्रीटमेंट देने के लिए एडवाइस करने वाले हो, सो प्लीज़ ध्यान देना बेटा सब लोग अच्छे से। आ जाओ मुन्ना, ध्यान दे दो। डन, आज लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू द फॉलोइंग एंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन देम। बोलो बेटा, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू द फॉलोइंग पार्टीज एंड इंटरेस्ट अर्न ऑन देम। सप्लायर को लोन्स एंड एडवांस दिया, एम्प्लॉय को लोन्स एंड एडवांस दिया, एंड उसके सब्सिडारी कंपनी को लोन्स एंड एडवांस दिए। अगर ये फाइनेंशियल एंटरप्राइज होता ना मेरे बच्चे, अगर ये फाइनेंशियल एंटरप्राइज होता तो ये तीनों भी ऑपरेटिंग आइटम होते, लेकिन ये नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, तो उस हिसाब से जवाब देना। अगर ये फाइनेंशियल एंटरप्राइज होता तो ये ऑपरेटिंग होते। चलो मुझे जवाब दो, थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे अप्लाई करना होगा, हो सकता है आपका गलत हो जाए, घबराना मत, जवाब दो बेटा। सप्लायर को हमने एडवांस दिया है, सप्लायर मतलब वो जिससे रॉ मटेरियल खरीदते हैं, बोल बेटा। सप्लायर वो जिससे रोजमर्रा की जिंदगी में रॉ मटेरियल खरीदते हैं। किसी थर्ड पार्टी को एडवांस दिया रहता तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रहता, सप्लायर को एडवांस दिया ऑपरेटिंग, एम्प्लॉय को एडवांस दिया ऑपरेटिंग, एम्प्लॉय को एडवांस दिया बिजनेस की रोजमर्रा की जिंदगी का एक ये वन ऑफ द एक्टिविटी है बेटा, ऑपरेटिंग। सब्सिडारी कंपनी को किसी थर्ड पार्टी को एडवांस दिया, ये रोजमर्रा की जिंदगी का काम नहीं, हमने किसी थर्ड पार्टी को एडवांस दिया, ये मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग। अगर ये फाइनेंशियल एंटरप्राइज होता तो तीनों भी ऑपरेटिंग होते, बट यहाँ पे ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग। समझ में आया क्या? उसके बाद इन्वेस्टमेंट मेड इन अ सब्सिडारी कंपनी एंड डिविडेंड रिसीव्ड। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट किया ना, नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। अगर ये फाइनेंशियल एंटरप्राइज होता तो ये इन्वेस्टमेंट मेड ऑपरेटिंग होता, नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है इन्वेस्टिंग। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अरे समझ में आ रहा है क्या? टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्नड ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड। बोलो बेटा, इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम, टीडीएस कटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अर्न ऑन एडवांसेस गिवन टू द सप्लायर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सप्लायर को एडवांस दिया, वो ऑपरेटिंग है, उस एडवांस के ऊपर सप्लायर ने इंटरेस्ट दिया, उस इंटरेस्ट का टीडीएस कटा, ये भी ऑपरेटिंग रहेगा। बरोबर? बोलो, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ फिक्स असेट बाय फायर।
इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ फिक्स असेट की जगह लॉस ऑफ गुड्स होता तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाता, लेकिन फिक्स असेट का लॉस हुआ उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम मिला। फिक्स असेट खरीदा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिक्स असेट का लॉस हुआ उसके लिए क्लेम मिला, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बरोबर है क्या? इन्वेस्टिंग के अंदर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखा देंगे बट आएगा इन्वेस्टिंग ही। यस, क्वेश्चन नंबर 2। डैन टैडैन, सब लोग साथ में है क्या? कल से हमारे मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। कल से एक भी लेक्चर अब्सेंट मत रहना बेटा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये एक रेसिपी तैयार करने के लिए जो भी बेसिक सामग्री की ज़रूरत थी, बेसिक टर्म्स, एक्टिविटीज़ का मीनिंग, एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट, इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट, और हमने सारी चीज़ें देख ली है। कल से हम लोग इस टॉपिक में कूद जाएंगे। यस और नो? सो थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। प्लीज़ रिवाइज करना, आधा घंटा तो भी रिवाइज करना बट कर लेना। डन? थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।